Good morning to everyone. This sum, we will do our second sum today. The company was incorporated on 1st September 2016. Incorporation means registration. So the company got registered on 1st September 2016 to take over the business of a proprietor with effect from 1st April 2016. मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1st April 2016 को. वी रिक्वायर 3 डेट्स. फर्स्ट वन द बिगिनिंग डेट, फिर मिडल में लिखते हैं इनकॉर्पोरेशन डेट. इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ है, रजिस्ट्रेशन कभी हुआ है 1st सितंबर को. एंड व्हाट इज द ईयर एंड, the company's profit and loss account. The company's profit and loss account for the year ended 31st March 2017 is given under. Means this is the year end. Year end is 31st March 2017. So we got all the 3 dates: opening date, incorporation date एंड ईयर एंड डेट. ये 3 डेट से हम टाइम रेशो निकालेंगे. जो भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं उसको डिवाइड करने के लिए वी रिक्वायर रेशो ऑफ टाइम, टाइम रेशो. सो फॉर दैट वी रिक्वायर 3 डेट्स: opening, the beginning date when the business started, year beginning date, incorporation date in the between, एंड द ईयर एंड डेट एट द एंड. फिर हम मंथ्स काउंट करेंगे. बिफोर इनकॉर्पोरेशन कितने मंथ्स हैं, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कितना मंथ्स है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट अवर टाइम रेशो. नाउ P&L account is given for year ended 31st March 2017. Gross profit was 50,000. Salaries, office staff 12,000. प्रोपराइटर मीन्स द ओनर. ओनर प्रोपराइटर अभी कंपनी में कन्वर्ट हो गया है, तो दिस इज द ओनर सोल ट्रेडर. उसका सैलरी है 3,000. ही सैलरी इज 3,000. So what else is given? After that, general expenses is given. General expense, what is given? General expense फिक्स्ड एंड वेरिएबल. फिक्स्ड मतलब टाइम रेशो में जाएगा, और वेरिएबल एक्सपेंस जो होता है, जो सेल्स, व्हाट इज वेरिएबल एक्सपेंस? वेरिएबल एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंस व्हिच वेरी, व्हिच चेंज अकॉर्डिंग टू द सेल्स. सो ये वेरिएबल सेल्स रेशो में जाएगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफिस स्टाफ का टाइम रेशो, सेल्समैन का ट्रैवलिंग सेल्स रेशो. नाउ what else they have given? Other information. Sales during the year ended were rupees 3 lakh, means the full year sales is 3 lakh, of which rupees 1,80,000 related to the post incorporation period. मतलब टोटल सेल है 3 लाख, जिसमें से 1,80,000 belonged to the post incorporation period. मतलब total sales is 3 lakh, out of which 1,80,000 is for the post period. So how much is for the pre period? Can anyone tell me? Total sales है 1,80,000, जिसमें से सॉरी टोटल सेल्स है 3 लाख, जिसमें से 1,80,000 पोस्ट पीरियड है, मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. करेक्ट. सो 1,80,000 माइनस 3 lakh minus 1,80,000, that is 1,20,000 is the pre-period sales. प्री पीरियड में 1,20,000 का सेल किया, पोस्ट पीरियड में 1,80,000 का सेल किया, तो टोटल सेल है 3 lakhs. You are required to prepare statement of profit and loss account
for the year ended 31st March, showing pre-incorporation and post-incorporation period. तो हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो वी विल राइट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कल के सम में वी प्रिपेयर्ड इन द वर्टिकल फॉर्म. देखो कोई कंपल्शन नहीं है, आप कोई भी फॉर्मेट में कर सकते हो. यू कैन प्रिपेयर इन वर्टिकल फॉर्म, यू कैन प्रिपेयर इन द हॉरिजॉन्टल, द वे वी आर डूइंग नाउ. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31/3/2017. सो यहाँ पे ये जो P&L अकाउंट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहता है तो हम इसको डेबिट साइड बोलते हैं, और यहाँ पे ये साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं. करेक्ट. यहाँ को 1 minute. Debit side and credit side. Now, what is given? Now, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन. ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट के कौन से साइड में आता है? क्रेडिट साइड में. बाय ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन. ग्रॉस प्रॉफिट को व्हेन नथिंग इज टोल्ड हम सेल्स रेशो में डिवाइड करते हैं, पर हमें अभी वर्किंग नोट में वी विल हैव टू गो टू द वर्किंग नोट बिकॉज हमने सेल्स रेशो नहीं फाइंड किया है. तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम टाइम रेशो फाइंड आउट करेंगे. वी विल फाइंड आउट द टाइम रेशो. टाइम रेशो के लिए हमें 3 डेट चाहिए. एक तो ओपनिंग डेट, बिगिनिंग डेट, ईयर बिगिनिंग डेट. सेकेंड हमें चाहिए इनकॉर्पोरेशन डेट, इनकॉर्पोरेशन का डेट. एंड लास्टली हमें चाहिए ईयर एंड डेट. ऑल द 3 डेट वी हैव हाईलाइटेड इन द क्वेश्चन. हमने क्वेश्चन में हाईलाइट किया है. ईयर बिगिनिंग डेट क्या है? 1 अप्रैल. 1 अप्रैल is the year beginning. फिर इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ? 1 सितंबर 2016. और when did year end? What is the year end date? 31st March 2017. हमें तीनों डेट्स हमने ऑलरेडी इसको क्वेश्चन रीड कर तक हाईलाइट किया है. बिजनेस स्टार्ट कब से हुआ? इज द ईयर बिगनिंग डेट. बिजनेस में इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? इज द इनकॉर्पोरेशन डेट. ईयर एंड P&L अकाउंट ईयर एंड में फाइंड आउट करते हैं. ईयर एंड ऑल्सो इज गिवन, ईयर एंड डेट ऑल्सो इज गिवन. तो ये तीनों डेट अभी हमें मंथ्स काउंट करना पड़ेगा. Here we will have to count the months. So April, 1st April से लेके 1st September. How many months? April, May, June, July, August. September को काउंट करेंगे because it is 1st September. 1st सितंबर को इनकॉर्पोरेशन हुआ. तो इनकॉर्पोरेशन हुआ वो तब से हम लोग को पोस्ट पीरियड काउंट करना पड़ेगा. अगर 30 सितंबर को इनकॉर्पोरेशन हुआ होता तो हम सितंबर को भी काउंट करते. बट प्री पीरियड में ओनली 5 मंथ्स आर देयर, विच ऑल अप्रैल, May, June, July and August. That is 5 months. It is 5 months. And now post में कितने months है? सितंबर से मार्च तक काउंट करो. It is coming to 7 months. So time ratio is 5:7. Time ratio is 5:7.
नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे सेल्स रेशो। सेल्स रेशो टाइम रेशो मिल गया। सेल्स रेशो में हमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स दिया है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल्स, एंड वी हैव गॉट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल्स। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल्स. So how much is post incorporation period sales? Post incorporation period sales. तो हमें दोनों पीरियड का सेल्स, हमें टोटल सेल्स पता है 3 लाख है, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल क्वेश्चन में दिया है, इट इज 1,80,000. टोटल सेल इज 3 लाख एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल है 1,80,000. सो हाउ मच विल बी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल? वो भी हमने फाइंड किया that it is how much? 3 lakh minus 1,80,000, that is 1,20,000. So इसके हेल्प से हम ये जीरोस और कम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12:18. इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 के टेबल में 12 is for 6 and 18 is for 9. ये और छोटा हो सकता है, 3 के टेबल में 2s are, 3 के टेबल में 9 is 3 3s are. सो हमारा फाइनल रेशो जो हमें मिल रहा है इज 2:3. करेक्ट? 2:3. 2:3 इज द सेल्स रेशो. अगर आपको छोटा नहीं करना, डोंट डू. अगर आपको 12:18 ही रखना है तो वैसे ही रखो. यू हैव द कैलसी सो यू कैन रिड्यूस इट ऑल्सो. आपको 1,20,000 का जीरोस भी नहीं कम करना है तो 1,20,000 इज टू 1,80,000 भी आप रेशो मान सकते हो. तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1,20,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 1,80,000 डिवाइड बाई 3 लाख, बिकॉज 1,20,000 प्लस 1,80,000 इज 3 लाख. तो आप वैसे भी कर सकते हो. इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू रिड्यूस द नंबर, रिड्यूस द रेशो, और you want to simply without reducing you want to calculate. It is up to you because we have the calci. So small number नहीं रहेगा, small ratio, तो भी हम easily calculator use करके आंसर फाइंड कर सकते हैं. Now what we will do, gross profit that is 50,000 को sales ratio 2:3, 2/5, 3/5 में कम करके में कैलकुलेट करके आंसर बताओ क्या आ रहा है. हाउ मच आर यू गेटिंग? 50,000 2/5, 50,000 3/5. आर यू गेटिंग दिस? नाउ वी वांट डेबिट. सारे एक्सपेंसेस तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं. तो टू ऑफिस स्टाफ सैलरीज. ऑफिस स्टाफ सैलरीज तो टाइम रेशो होना चाहिए. ऑफिस स्टाफ सैलरीज 12,000. ऑफिस स्टाफ सैलरीज 12,000. तो 12,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? 5 डिवाइड बाई 12 एंड 7 डिवाइड बाई 12, बिकॉज हमारा टाइम रेशो इज 5:7. तो 5 + 7 is 12. तो 5/12, 7/12. Correct? Now we get to proprietor salary. Proprietor मतलब the owner of the firm, बिकॉज कंपनी का ओनर तो शेयर होल्डर्स है. कंपनी में जो ओनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं. व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट?
A firm is converted into company. A firm is converted into company. तो फर्म का यहाँ पे जो ये कन्वर्जन है वो ईयर बिगनिंग में हो सकता है, मिडल ऑफ द ईयर में हो सकता है, ईयर एंड में हो सकता है. तो हमें क्या करना है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट को सेपरेटली बताना है, सेपरेटली बताना है. तो प्रोप्राइटर क्योंकि फर्म में होता है उसका सैलरी हम प्री पीरियड में बताएंगे. उसका सैलरी कितना है, 3000. प्रोप्राइटर पोस्ट पीरियड में तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स. तो प्रोप्राइटर तो प्री पीरियड फर्म का ओनर है, तो उसको जो सैलरी दे रहे वो प्री पीरियड को बिलोंग करता है. मैंने एक्सप्लेन करते वक्त भी बताया था, पार्टनर या प्रोप्राइटर किसका भी सैलरी कमीशन वो सब कुछ किधर जाएगा, प्री पीरियड में. पर शेयर होल्डर्स को कुछ भी मिलेगा तो वो कंपनी को बिलोंग करते हैं, तो वो पोस्ट पीरियड में आएगा. नाउ व्हाट डू वी हैव, टू जनरल एक्सपेंसेस. जनरल एक्सपेंसेस में दो है, मैं तो ऐसे दिखाती हूँ. जनरल एक्सपेंसेस फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब टाइम रेशो, फिक्स्ड मतलब टाइम रेशो. तो फिक्स्ड का अमाउंट है 6000. ये टाइम रेशो में डिवाइड करो, 6000 को टाइम रेशो में डिवाइड करो. टाइम रेशो क्या है, 5/12 और 7/12. तो 6000 को डिवाइड करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 2500. एंड वेरी गुड, 3500. इसके बाद हमारे पास है वेरिएबल जनरल एक्सपेंस. वेरिएबल मतलब सेल से रिलेटेड है. वेरिएबल मतलब अकॉर्डिंग टू सेल्स इट वेरीज, इट डिफर्स, इट चेंजेस. तो सेल्स रेशो में किसको, 2000 को डिवाइड करो, क्या मिल रहा है 800. और पोस्ट पीरियड में क्या मिल रहा है 1200. अभी ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस. टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस में भी कौन सा है, यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऑफिस है, ऑफिस स्टाफ, उनको तो फिक्स्ड एक्सपेंस मिलेगा ट्रैवलिंग के लिए. तो टाइम रेशो, तो 12000 को टाइम रेशो में डिवाइड करो, 5/12 एंड 7/12. तो ये आंसर तो हमें पहले भी आया है, 12000 को टाइम रेशो में डिवाइड किया था. सेम आंसर. सेल्समैन का कितना है, सेल्समैन का जो है वो सेल्स रेशो से डिवाइड करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू सेल्स दे विल गेट द ट्रैवलिंग एक्सपेंस. सो 15000 को डिवाइड करो 2:3 रेशो में, 2/5, 7/5. व्हाट डिड यू गेट, 6000 and 9000. वेरी गुड. All the expenses done. Now close both the periods. तो देखो 20,000, जरा देखो पहले तो प्री पीरियड को क्लोज करते, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, जरा देखो. क्रेडिट साइड में 20,000 है, डेबिट साइड में सब ऐड करके देखो कितना आ रहा है. डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 11,000. 11 plus 14, 19, it is coming 22,300. डेबिट साइड का एक्सपेंसेस ज्यादा है. डेबिट साइड में हमें टोटल आ रहा है 22,300. मीन्स डेबिट साइड में व्हाट इज मोर, आई मीन इन द प्री पीरियड, इन द प्री पीरियड डेबिट साइड इज मोर. तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 2300 का डिफरेंस आ रहा है. तो इसको बोलेंगे ये लॉस है. डेबिट ज्यादा है मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो ये प्री पीरियड के लॉस को हम बोलते हैं गुडविल. प्री पीरियड के लॉस को हम क्या बोलते हैं, गुडविल.
प्री पीरियड के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? प्री पीरियड के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? प्री पीरियड में जब प्रॉफिट होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। प्री पीरियड के प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व और प्री पीरियड के लॉस को बोलते हैं गुडविल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? वी सॉ दैट द डेबिट इज हायर, द डेबिट साइड इज हाई 22,300, but the credit side of pre-period is only 20,000. सो हमें पता चला प्री पीरियड में लॉस है और प्री पीरियड के लॉस को हम बोलते हैं गुडविल। अगर प्री पीरियड का क्रेडिट साइड ज्यादा होता, बैलेंस इधर आता, तो इसको बोलते टू कैपिटल रिजर्व। अगर प्री पीरियड में प्रॉफिट होता है तो इट इज कैपिटल रिजर्व, प्री पीरियड में लॉस होता है तो इट इज गुडविल। ये तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए तुम लोग को थरोली पता होना चाहिए। प्री पीरियड का प्रॉफिट इज कैपिटल रिजर्व, प्री पीरियड का लॉस इज गुडविल। तो पोस्ट पीरियड का क्या हाल है? पोस्ट पीरियड का क्या ज्यादा है? पोस्ट पीरियड का क्रेडिट साइड ज्यादा है। यस, पोस्ट पीरियड का डेबिट साइड इज ओनली 27,700, तो क्रेडिट साइड इज 30,000, credit side is 30,000. So how much difference is coming? Difference coming is 2,300. तो इसको we will say पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट को बोलते हैं नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। पोस्ट पीरियड में लॉस होगा तो बोलेंगे नेट लॉस। पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट, पोस्ट पीरियड के लॉस को नेट लॉस। एनी कंफ्यूजन हियर? विद दिस आवर this sum is done. Now the third sum, Sachin Limited, the name of the company which got incorporated, registered. Incorporation का meaning होता है registered, registration। तो रजिस्ट्रेशन जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर आप आपके कंपनी को रजिस्टर करते हो तो इट बिकम्स रजिस्टर्ड, बर्थ होता है कंपनी का। तो सचिन लिमिटेड का बर्थ कभी हुआ, इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ? तो यहाँ पे बोला है सचिन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ तेंदुलकर ब्रदर्स। सचिन लिमिटेड कौन सा फर्म को बंद करके स्टार्ट हुआ है? तेंदुलकर ब्रदर्स। तेंदुलकर ब्रदर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। तो बिजनेस का बिगनिंग डेट दिया हुआ है, बिजनेस का बिगनिंग डेट है 1 अप्रैल 2016। तब तेंदुलकर ब्रदर्स काम कर रहे थे, पर तेंदुलकर ब्रदर्स इनकॉर्पोरेट हुआ, रजिस्टर हुआ as Sachin Limited, as Sachin Limited. The company was incorporated on 1 August 2016. कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुआ? फर्स्ट company was incorporated on 1 August 2016. 1 August 2016. So incorporation date also is given. Incorporation date is very important to us. इस दिन कंपनी रजिस्टर हुआ and it commenced its business. कंपनी ने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 अक्टूबर 2016। बट ये डेट हमारे लिए टाइम रेशो निकालने में इंपॉर्टेंट नहीं है। हम हमेशा, तुम लोग कभी कंफ्यूज होने के लिए 2 डेट देंगे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कभी भी होने दो, आप बिजनेस कभी भी स्टार्ट करो, कभी भी कमेंस करो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुआ, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुआ। तो कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन
1 अगस्त 2016। सो हमारा पहला डेट था ईयर बिगनिंग का 1 अप्रैल, और हमारा इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 अगस्त। अब हमें ईयर एंड डेट चाहिए, हमें चाहिए कि बिजनेस ईयर एंड कभी करता है, व्हेन इज द ईयर एंडिंग। तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल from the books of accounts which were closed on 31st March 2017। तो इनकॉर्पोरेशन डेट सॉरी ईयर एंड डेट क्या है, 31st मार्च 2017। तो हमें बिगिनिंग डेट भी मिला, इनकॉर्पोरेशन डेट भी मिला, ईयर एंड डेट भी मिला, तीनों डेट्स मिल गया। तो अभी हम टाइम रेशो निकाल सकते हैं। Now further what they have given, further gross profit है 3,50,000, फिर ऑफिस सैलरी है 1,35,000, ऑफिस एक्सपेंसेस है 45,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट है। ऑफिस का जो जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स्ड होना चाहिए, अगर कुछ दिया नहीं है तो। अगर कुछ इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट दिया है तो हमें अकॉर्डिंगली करना है। फिर सेल्समैन कमीशन कितना है 24,500, और डिप्रिसिएशन कितना है 10,500। डिप्रिसिएशन इज 10,500, और नेट प्रॉफिट कितना है 62,400। ये नेट प्रॉफिट फुल ईयर का प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट क्या है, फुल ईयर का प्रॉफिट है। पर हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्री पीरियड का प्रॉफिट अलग से और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट अलग से। बट ये तो कंबाइन दिया है, ये हम लास्ट में हमारे आंसर के साथ चेक करेंगे। फिर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सेल्स वर ₹2,50,000, ₹2,50,000 पर मंथ। पीएम मतलब क्या, पर मंथ ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो प्री पीरियड में 2,50,000 है सेल्स पर मंथ, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पर मंथ सेल्स नहीं दिया, लेकिन टोटल सेल्स दिया है फॉर द ईयर 35 lakhs। प्री पीरियड का पर मंथ सेल्स है 2,50,000, पर मंथ सेल्स है 2,50,000 पर मंथ, पर मंथ। तो प्री पीरियड में सिर्फ एक ही महीना है, नहीं, प्री पीरियड में जितने भी मंथ्स है, हर मंथ में 2,50,000 का सेल्स हुआ है। प्री पीरियड में जितने भी मंथ्स है, एवरी मंथ में 2,50,000 का सेल्स हुआ है, और टोटल सेल्स है 35 lakhs। तो हम प्री पीरियड के सेल्स से माइनस करेंगे, तो हमें पोस्ट माइनस करेंगे 35 लाख से, तो हमें पोस्ट पीरियड का सेल्स आ जाएगा। तो हाँ करेक्ट, टोटल सेल्स है 35 लाख, तो उसमें से हम प्री पीरियड का सेल्स माइनस करेंगे टोटल सेल्स, तो हमें पोस्ट पीरियड का सेल्स आ जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया है कि ऑफिस रेंट वॉज ₹42 lakhs पर एनम। से कितना है 42 lakhs पर एनम, 42 lakhs, सॉरी 42 lakhs नहीं है, 42,000 पर एनम। ऑफिस रेंट कितना था 42,000 पर एनम मतलब एनुअल, एनुअली 42,000। फिर इट बिकम ₹54,000 पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फ्रॉम द डेट ऑफ बिजनेस कब से कमेंस हुआ है, कैन एनीवन टेल मी, बिजनेस कब से कमेंस हुआ है, when did the business got commenced, can anyone tell me commencement date of business, बिजनेस कब से कमेंस हुआ है, फ्रॉम व्हेन द बिजनेस हैज स्टार्टेड। देखो यहाँ पे क्लियर, नो इनकॉर्पोरेशन इज 1 अगस्त, पर बिजनेस कमेंस्ड कब से हुआ है,
एंड इट कमेंस इट्स बिजनेस फ्रॉम 1 अक्टूबर। यहाँ पे दिया देखो क्लियरली, कंपनी ने कब अपना बिजनेस कमेंस किया, 1 अक्टूबर 2016 को बिजनेस कमेंस हुआ है। बिजनेस गॉट कमेंस्ड फ्रॉम व्हेन, 1 अक्टूबर। तब से जो रेंट है वो 54,000 पर एनम हुआ। पर एनम मतलब फुल ईयर, 54,000 फुल ईयर है। तो कैन एनीवन टेल मी मंथली रेंट कितना होगा? अगर 54,000 इज द रेंट फॉर फुल ईयर, तो हाउ मच विल बी द मंथली रेंट? कैसे पता चलेगा? 54,000 is the full year rent. So what will be the monthly rent? Can anyone tell me? Yes, correct. 4,500 will be the monthly rent. Same way 42,000 अगर पर एनम मतलब ईयरली रेंट है, तो पर मंथ रेंट कितना रहेगा? 42,000। अगर 42,000 इज द फुल ईयर का रेंट, तो पर एनम का पर मंथ का रेंट कितना रहेगा? करेक्ट, 3,500। तो ये भी हमें मिल गया। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है इंक्लूडेड ₹3,600 बाय द ऑफिस स्टाफ। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस टोटल है 24,600, इसमें 3,600 ऑफिस स्टाफ है। ऑफिस स्टाफ मतलब फिक्स्ड होगा, टाइम रेशो में करना है। तो टोटल जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है उसमें 3,600 मतलब 24,600 में 3,600 हम टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे बिकॉज इट वाज इनकर्ड बाय द ऑफिस स्टाफ, एंड बैलेंस 21,000 विल बी बाय सेल्स स्टाफ। सेल्स स्टाफ मतलब सेल्स रेशो। टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 24,600। total traveling expenses 24,600. So 24,600 में 3,600 ऑफिस स्टाफ है, तो वो टाइम रेशो। तो 24,600 में 3,600 माइनस करेंगे, तो जो 21,000 बैलेंस बचता है, इट इज बाय द ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाय द सेल्स स्टाफ। सो सेल्स स्टाफ सेल्स रेशो में करना है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है depreciation included ₹3,000 for the asset acquired in the post incorporation period. तो total depreciation 10,500 में 3,000, 10,500 में 3,000 हम क्या करेंगे? पोस्ट पीरियड में जो हमने असेट खरीदा, मतलब 1 अगस्त के बाद हमने एक असेट खरीदा, उसका डेप्रीसिएशन है। तो 3,000 तो पूरा पोस्ट पीरियड में आएगा, बट 10,500 माइनस 3,000 दैट इज 7,500। ये डेप्रीसिएशन कैसे डिवाइड करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? टोटल डेप्रीसिएशन है 10,500, टोटल डेप्रीसिएशन है 10,500, इसमें 3,000 का डेप्रीसिएशन इज फॉर असेट एक्वायर्ड इन द पोस्ट पीरियड। तो ये जो पोस्ट पीरियड में असेट खरीदेंगे तो उसका डेप्रीसिएशन पोस्ट पीरियड में आएगा। वेरी गुड, द आंसर इज करेक्ट। रिमेनिंग 7,500 वी विल डिवाइड इन द टाइम रेशो, बिकॉज बाकी का जो डेप्रीसिएशन है वो तो वो असेट के ऊपर है जो पूरा साल हमारे पास था, स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे पास था। तो 7,500 को हम टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे, तो रिमेनिंग 7,500 को हम टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे। सिर्फ 3,000 का वो असेट था जो हमने पोस्ट पीरियड में एक्वायर किया मतलब वी परचेस्ड those asset in the post period, so उसका depreciation सिर्फ post period में आएगा, but remaining asset were there with us from the beginning to the end of the year।
तो उसका हम डेप्रिसिएशन टाइम रेशो में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? टाइम रेशो में। नाउ लास्ट पॉइंट, सैलरी इंक्लूडेड partner salary ₹30,000 while the remaining salary was for the office staff. तो सैलरी है 1,35,000, उसमें 30,000 पार्टनर का सैलरी है। पार्टनर का सैलरी कैसे डिवाइड होता है? कैन एनीवन टेल मी? पार्टनर का सैलरी कौन कैसे डिवाइड होगा? पार्टनर का सैलरी, पार्टनर्स कंपनी में होते हैं या फर्म में? पार्टनर्स किधर होता है? कंपनी में या फर्म में? पार्टनर्स कंपनी में रहते हैं। कंपनी में तो शेयर होल्डर्स रहते हैं। कंपनी में कौन रहते हैं? शेयर होल्डर्स। तो पार्टनर्स किधर रहते हैं? फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 30,000 जो पार्टनर सैलरी है वो हम प्री पीरियड में बताएंगे। किधर बताएंगे? प्री पीरियड में। पार्टनर्स का कोई भी एक्सपेंस रहेगा तो या इनकम रहेगा तो वो प्री पीरियड में दिखाना है। किधर दिखाना है? प्री पीरियड में। तो रिमेनिंग सैलरी जो है 1,05,000 वो हम टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे, बिकॉज सैलरी फिक्स्ड पे करते हैं तो टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे। सो लेट अस नाउ कम टू द सॉल्यूशन। कौन से वे में सम सॉल्व करूं? वर्टिकल में सॉल्व करूं या हॉरिजॉन्टल में? अभी पिछला सम मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सॉल्व किया, तो ये वाला सम लेट अस सॉल्व इन द वर्टिकल। वर्टिकल में डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वर्टिकल में एक के नीचे एक लिखेंगे। तो चलो हम लोग ये, और तुम लोग को कंपल्शन नहीं है, तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तुम लोग को जो इजी लगता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना है तो हॉरिजॉन्टल में करो। जैसे हम लोग हमेशा P&L अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। प्रीवियस सम हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में किया, तो ये वाला हम कैसे कर लेते? वर्टिकल में कर लेते। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस account for year ended 31st March 2017. सो कैसे रहेगा हमारा कॉलम? पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। So we will write particulars, basis, pre and post. प्री एंड पोस्ट। सो अभी क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में सबसे पहले इनकम दिखाते हैं। सबसे पहले क्या दिखाते हैं? इनकम। जब हम वर्टिकल फॉर्म में करते हैं तो पहले हम इनकम दिखाते हैं। तो जरा देखो कौन सा इनकम दिया हुआ है क्वेश्चन में। इनकम में ओनली वन इनकम इज देयर, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट 3,50,000। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे टू और बाई दिखाने की जरूरत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो सेल्स रेशो में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? सेल्स रेशो में। लेकिन क्वेश्चन में सेल्स रेशो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट अस कम टू द वर्किंग नोट। लेट अस कम टू द वर्किंग नोट। पहले वी विल फाइंड आउट द टाइम रेशो। टाइम रेशो के लिए हमें 3 डेट चाहिए। एक तो ओपनिंग डेट चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए? इनकॉर्पोरेशन का डेट चाहिए, इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ वो डेट चाहिए। फिर हमें चाहिए ईयर एंड डेट, हमें चाहिए ईयर एंड डेट। वो तीनों डेट्स को हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है,
वो तीनों डेट को हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो लेट अस सी व्हाट आर द डेट्स। तो सबसे पहले ईयर बिगनिंग हुआ 1 अप्रैल, इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अगस्त, और ईयर एंड हुआ 31 मार्च। 1 अक्टूबर को बिजनेस कमेंस हुआ है। कमेंस कभी भी होने दो, हमारे लिए इनकॉर्पोरेशन डेट इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इनकॉर्पोरेशन डेट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कमेंस डेट नहीं लिखा है, इनकॉर्पोरेशन डेट लिखा है। तो कभी बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2016। फिर हमारा इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? 1 अगस्त 2016। फिर ईयर एंड कभी हुआ? ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2017। तो अभी मंथ्स काउंट करो कितना है। 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कितना मंथ होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। वेरी गुड। अगस्त को नहीं काउंट करेंगे बिकॉज अगस्त फर्स्ट है। अगर अगस्त 31 होता तो हम अगस्त को भी प्री पीरियड में काउंट करते। अभी 1 अगस्त से पोस्ट पीरियड है। 1 अगस्त से 31 मार्च तक पोस्ट पीरियड है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितना मंथ होता है? 8 मंथ। इसको और छोटा कर सकते हैं 4:8 को। 4 1s आर, 4 2s आर। तो हमारा टाइम रेशो हो जाएगा 1:2। हमारा टाइम रेशो हो जाएगा 1:2। अभी हम निकालेंगे सेल्स रेशो। अभी हम निकालेंगे सेल्स रेशो। तो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? हमें प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स चाहिए। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल्स कितना है वो चाहिए, और हमें चाहिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स कितना है। करेक्ट? कितना सेल्स है ये चाहिए। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में देखो सेल्स वेर 2,50,000 पर मंथ ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में एक महीने का सेल है 2,50,000। तो प्री पीरियड में कितने मंथ्स है? प्री पीरियड में 4 मंथ्स है। प्री पीरियड में देर आर 4 मंथ्स, और हर मंथ में 2,50,000 का सेल्स हो रहा है। हर मंथ में 2,50,000 का सेल्स हो रहा है। तो कैन एनीवन टेल मी प्री पीरियड का सेल्स कितना है? 2,50,000 इंटू 4। तो पोस्ट में टोटल सेल्स दिया है। टोटल सेल्स है 35 लाख। क्वेश्चन में दिया है टोटल सेल्स है 35 लाख, जिसमें से प्री पीरियड का सेल्स माइनस करेंगे तो हमें पोस्ट पीरियड का सेल्स आ जाएगा। पोस्ट पीरियड का सेल्स कितना होना चाहिए? पोस्ट पीरियड का सेल्स होना चाहिए 25 लाख। 25 लैक्स ना, ये 10 लैक्स है। 2,50,000 इंटू 4, 2,50,000 इंटू 4 इज 10 लैक्स। तो 35 लैक्स माइनस 10 लैक्स इज 25 लैक्स। 35 लैक्स माइनस 10 लैक्स इज 25 लैक्स। तो व्हाट इज द रेशो? जीरोस कम करके क्या रेशो, क्या नंबर बचता है? 10 बचता है और 25 बचता है। 5 के टेबल में 2s आर और 5 के टेबल में 5s आर। करेक्ट? 5 के टेबल में
5 2s are 10 and 5 5s are 25. सो अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है उसको सेल्स रेशो में डिवाइड करो. 3,50,000 3,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 करो. 3,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 कितना आ रहा है? 1 लाख 2,50,000. करेक्ट. 1 लाख एंड 2,50,000. तो इनकम इतना ही है और कोई इनकम नहीं है क्वेश्चन में. तो टोटल इनकम इज 1 लाख एंड 2,50,000. अभी हम क्या करेंगे? लेस इनकम में से क्या लेस करते हैं? एक्सपेंसेस. इनकम में से क्या लेस करते हैं? एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस क्या क्या दिया है देखो. सबसे पहले है ऑफिस सैलरी. सबसे पहले है ऑफिस सैलरी. तो यहाँ लिखेंगे ऑफिस सैलरी. लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है ऑफिस सैलरी के बारे में? ऑफिस सैलरी में पार्टनर का सैलरी भी इंक्लूडेड है. तो ऑफिस सैलरी में पार्टनर्स का सैलरी भी है. तो पार्टनर सैलरी तो प्री पीरियड में आता है बिकॉज पार्टनर्स आर नॉट देयर इन द कंपनी. पार्टनर्स आर देयर ओनली इन द फर्म. सो दिस विल कम इन द प्री पीरियड. कितना अमाउंट है पार्टनर सैलरी? 30,000. पार्टनर सैलरी इज 30,000. तो रिमेनिंग सैलरी कितना हुआ? रिमेनिंग सैलरी कितना है? रिमेनिंग सैलरी इज फॉर द ऑफिस स्टाफ. तो रिमेनिंग सैलरी इज फॉर द ऑफिस स्टाफ. ये ऑफिस स्टाफ का जो सैलरी है ये तो टाइम रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा. तो टोटल सैलरी था 1,35,000 जिसमें हमने क्या किया? क्वेश्चन में बोला 30,000. तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1,35,000 माइनस 30,000. तो कितना बचता है? 1,05,000. उसको टाइम रेशो में डिवाइड करो. उसको टाइम रेशो में डिवाइड करो. कितना आ रहा है? 1,05,000 को टाइम रेशो क्या है? 1:2. टाइम रेशो क्या है? 1:2. तो 1,05,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 करो. कितना आ रहा है? 35,000. और यहाँ पे कितना आ रहा है? 70,000. दिस इज डन. Now let us go and see what next is given. ऑफिस एक्सपेंस. ऑफिस एक्सपेंस के बारे में कोई एडजस्टमेंट है? ऑफिस एक्सपेंस के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. तो ऑफिस एक्सपेंस मतलब फिक्स रहेगा. ऑफिस एक्सपेंस क्या रहेगा? ऑफिस एक्सपेंस विल बी फिक्स्ड. तो फिक्स्ड होता है तो टाइम रेशो में दिखाना है. थैंक यू. सो ऑफिस एक्सपेंस में 45,000 को टाइम रेशो में करो. टाइम रेशो में 45,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3. 45,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? हाउ मच आर यू गेटिंग? 15,000. करेक्ट. एंड 30,000. So this is done. Now next one.
ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोलते हैं इसमें ऑफिस स्टाफ का इंक्लूडेड है। ऑफिस स्टाफ का कितना इंक्लूडेड है? 3600। तो जितना ऑफिस स्टाफ का रहेगा वो टाइम रेशो में जाएगा। ऑफिस स्टाफ के लिए जो पे करेंगे वो तो टाइम रेशो में जाएगा। तो 3600 इंटू 1/3 करो। 3600 इंटू 1/3, 3600 इंटू 2/3। Now remaining is for the sales staff. Remaining is for the sales staff. तो टोटल कितना है? टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस is how much? Total traveling expense is 24,600, जो हमने ऑलरेडी देखा। उसमें 3,600 हमने माइनस कर दिया। 3,600 हमने माइनस कर दिया तो रिमेनिंग हो जाता है 21,000। वो हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। व्हाट इज द सेल्स रेशियो? 2:5। तो 21,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 कितना आता है? 21,000 2 डिवाइड बाई 7 6,000 एंड 15,000। तो ये आएगा 6,000 एंड 15,000। सो आफ्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंस नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आफ्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंस? ऑफिस रेंट। नेक्स्ट से दिया है ऑफिस रेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। पहले इट वाज 42,000 पर एनम एंड बाद में इट बिकम 54,000 फ्रॉम अक्टूबर, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम वर्किंग नोट में जाएंगे। इसके लिए हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। इधर लिखेंगे ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट का अमाउंट कितना है वो देख लेते। ऑफिस रेंट का अमाउंट है 48,000। तो ऑफिस रेंट का अमाउंट है 48,000। और यहाँ पे इसको अच्छे से समझने के लिए लेट अस प्रिपेयर अवर कैलेंडर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मुझे ऐड करना पड़ेगा 2। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं लिखने जा रही हूँ। क्या है हमारे पास? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मैंने क्यों जैन से स्टार्ट नहीं किया और अप्रैल से स्टार्ट किया? बिकॉज हमारा ईयर देखो कब स्टार्ट हो रहा है। हमारा ये जो बिजनेस है ये 31 मार्च को खत्म हो रहा है और स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अप्रैल से। तो इसलिए मैंने मेरा कैलेंडर ऐसे बनाया। मैंने स्टार्ट किया अप्रैल से और खत्म किया मार्च में। तो अभी क्या करेंगे? यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? रेंट कितना है? यहाँ पे रेंट टिल सितंबर कितना है? 42,000 पर एनम। दैट इज कितना? 3,500 पर मंथ। ये कैसे समझा मुझे? 3,500
42,000 divide by 12 is equal to 3,500 per month. Same way from October क्या हुआ, रेंट 54,000 पर एनम हो गया, तो कितना हो जाएगा 54,000 डिवाइड बाई 12, 54,000 डिवाइड बाई 12 कितना होता है, तुम लोग ने आंसर बताया था, it becomes how much, 54,000 divided by 12, it becomes 4,500 पर मंथ। और यह क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ऑफिस रेंट है पहले 42,000 पर एनम था और 54,000 पर एनम इट बिकेम फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एंड बिजनेस कब से कमेंस हुआ है, बिजनेस कमेंस हुआ है 1 अक्टूबर से, बिजनेस कमेंस हुआ है 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर से रेंट हो गया 54,000 पर मंथ, सॉरी 54,000 पर एनम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नवंबर से सॉरी अक्टूबर से 1 अक्टूबर से मंथली रेंट हमें पे करना पड़ेगा 4,500, मंथली रेंट हमें पे करना पड़ेगा 4,500। और उससे पहले हमारा मंथली रेंट कितना था 3,500, बिकॉज पर एनम रेंट था 42,000, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3,500 till September our rent is 3,500, रेंट इज 3,500। उसके बाद पर एनम रेंट इंक्रीज कर दिया, पहले हम सिर्फ मंथली रेंट 3,500 के हिसाब से देते थे, बाद में रेंट को इंक्रीज कर दिया, तो पर महीना हम लोग 4,500 देंगे। अब प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का रेंट निकालो, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का रेंट निकालो। प्री पीरियड का इट विल बी 3,500 इंटू कितना मंथ है, अप्रैल से लेके जुलाई तक, सॉरी अप्रैल से लेके जुलाई तक है प्री पीरियड। उसके बाद जितना भी है वो पोस्ट पीरियड है, तो प्री पीरियड का 3,500 इंटू 4 कितना होता है, 3,500 इंटू 4 बताओ, 3,500 इंटू 4 कितना होता है, ₹14,000, तो हमारा रेंट है 14,000। सेम वे पोस्ट पीरियड का निकालो, पोस्ट पीरियड का कितना है 3,500, तो ये सबको ऐड करोगे तो भी मिल जाएगा 3,500, 2 महीना है 3,500 2 मंथ्स है, फिर उसके बाद क्या है प्लस 4,500 कितना मंथ्स है 4,500, 1 2 3 4 5 6, ये सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 3,500 अगस्त और सितंबर का, और 4,500 6 महीने का, सबको ऐड करो कितना हो जाएगा, इट विल बी 34,000, इट विल बी हाउ मच 34,000। तो हमें रेंट मिल गया, रेंट क्या है, ये वर्किंग नोट नंबर 3, रेंट है 14,000 and 34,000, 14,000 and 34,000, 14,000 and 34,000।
So next, what is given after office rent? It is salesman commission. सेल्समैन कमीशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर क्या एडजस्टमेंट कोई सेल्समैन कमीशन में? सेल्समैन कमीशन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेल्समैन कमीशन विल बी सेल्समैन कमीशन विल बी सेल्स रेशो. सेल्समैन कमीशन विल बी सेल्स रेशो. तो इधर लिखेंगे सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन सेल्स रेशो. तो सेल्समैन कमीशन का अमाउंट कितना है? इट इज 24,500. 24,500 को 1:2, कौन सा सेल्स रेशो क्या है? 2:5. तो 2:5 में डिवाइड करो 2/7 एंड 5/7. तो कितना आएगा सेल्समैन कमीशन? 7,000. सेल्समैन कमीशन इज 7,000 and 17,500. Now last one is depreciation. Last one is depreciation. So depreciation के बारे में क्या बोला है? depreciation के बारे में बोला है the depreciation included rupees 3,000 for the asset acquired in post period. तो depreciation यहाँ पे पोस्ट पीरियड का कितना है? क्वेश्चन में क्या बोला है? पोस्ट पीरियड का डेप्रीसिएशन यहाँ पे बोला है कितना है? पोस्ट पीरियड का डेप्रीसिएशन है 3,000. क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जो हमने असेट पोस्ट पीरियड में एक्वायर किया उसका डेप्रीसिएशन है 3,000. और रिमेनिंग असेट जो है, तो पहले जो असेट, पहले कौन सा असेट? असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट पीरियड. असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट पीरियड. और उसके बाद रिमेनिंग असेट कितना रहेगा? रिमेनिंग डेप्रीसिएशन जो है वो कितना रहेगा? 10,500 minus 3,000. 10,500 given in the question that depreciation is 10,500. So 10,500 minus 3,000. रिमेनिंग डेप्रीसिएशन को हम टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे. रिमेनिंग डेप्रीसिएशन को टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे. कितना आएगा? 2,500 and 5,000. 2,500 and 5,000. तो ये भी हो गया. सारे इसको हमने कर लिया. सारा वी हैव डन. Now what we will do? Now हम लोग इसका टोटल करेंगे तो हमें टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा. Add all this, how much you get? यहाँ पे मिल रहा है 1,10,500. यहाँ पे मिल रहा है 176,900. तो अब हम क्या करेंगे? प्री पीरियड का जो प्रॉफिट होगा, प्री पीरियड के प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व. क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्री पीरियड का इनकम है 1 लाख और प्री पीरियड का एक्सपेंस है 1,10,700. मतलब प्री पीरियड का एक्सपेंस ज्यादा है, प्री पीरियड का एक्सपेंस ज्यादा रहेगा. मतलब इट विल बी गुडविल. प्री पीरियड का एक्सपेंस ज्यादा रहेगा तो इट इज गुडविल. प्री पीरियड का अगर इनकम ज्यादा है तो प्री पीरियड में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिजर्व. प्री पीरियड में एक्सपेंसेस ज्यादा है, लॉस होता है तो गुडविल. सेम वे देखो ये सब में भी हमने देखा इनकम से 1 लाख है और एक्सपेंस है 1,10,700. 1,10,700. तो सेम वे गुड हमें इसका मतलब हमें पता चला गुडविल है. फिर प्रॉफिट देखो,
पोस्ट पीरियड का देखो, इनकम है 2,50,000 और एक्सपेंस है 176,900, मतलब इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है मतलब इट इज नेट प्रॉफिट, इनकम ज्यादा है मतलब इट इज नेट प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 73,100। कितने का प्रॉफिट है? 73,100। अभी हम हमारा आंसर को चेक भी कर सकते हैं करेक्ट है क्या नहीं। 73,100 में से 10,700 माइनस करो, 73,100 में से 10,700 माइनस करो, आपको मिलना चाहिए 62,400। 73,100 में से 10,700 माइनस करो, आपको मिलेगा 62,400, आपको मिलेगा 62,400। तो we can say that our sum is correct and this solution is also done. With this I wind up today's lecture. Thank you so much.